नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। हम विजन मैगजीन का जुलाई मंथ का जो हिंदी कंपाइलेशन होता है उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 3 क्लासेस में 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हमारा ये चौथा टॉपिक होगा। और आज हम 2 टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो मॉडल टेनेंसी एक्ट से संबंधित होगा और दूसरा टॉपिक होगा जो सिविल सर्विस के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उनके मानकों को सुधारने की बात की जा रही है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपको जो ये जो टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वहीं पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यानी कि विजन मंथ की जो हिंदी मैगजीन होती है उसकी PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में यहाँ पे बात की गई है, वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और मॉडल टेनेंसी एक्ट होता क्या है। तो इसमें हम आगे देखेंगे, पूरे विस्तार से देखेंगे, लेकिन अगर मोटा मोटी समझें तो ये किराएदारों के लिए एक कानून होता है। यानी कि जैसे रेंटेबल जैसे स्टूडेंट होते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाकर किराए पर कमरा लेते हैं, रूम लेते हैं, या जैसे वहाँ पर रेंट लेकर रहते हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये किराएदारी कानून होता है कि आपको किराए पर मकान लेना है। उनके लिए भी कुछ अधिकार होते हैं, उनको ये अधिकार प्रदान करता है। इसे कहते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट और 2021 में इसके लिए कानून लाया गया है। और इसमें अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है तो यहाँ बताया गया है हाल ही में 4 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम ने अपने किराएदारी कानूनों को संशोधित किया है। यानी उन्होंने क्या किया है, अपने जो किराएदारी कानून है उसमें क्या किया है, अमेंडमेंट किया है। और ये संशोधन इन राज्यों के कानूनों को मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं। यानी कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है 2021 वाला, उसके अनुरूप बनाने के लिए इन राज्यों ने अपने कानूनों में संशोधन किया है। तो यहाँ पे बताया गया जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 है उसमें क्या चेंज हुए थे, उसमें क्या प्रावधान करने की कोशिश की गई थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी परिसंपत्ति को किराए पर लेने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, कोई भी संपत्ति या कोई भी मकान किराए पर लेना है आपको शहर में, उसकी प्रक्रिया को क्या करना है, सरल और कारगर बनाना है। साथ ही इसका उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में किराया अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करना है। यानी कि इस किराएदारी की व्यवस्था से जो रियल एस्टेट सेक्टर है, यानी कि ज़्यादा मकान बनाने होंगे, ये काम करने होंगे, उनकी भी सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे 2021 में जम्मू कश्मीर मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। यानी कि 2021 में सबसे पहले किसने अपनाया था ये कानून, जम्मू कश्मीर ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को सबसे पहले अपनाया था। अब यहाँ पे बताया गया है जो आवास है, हाउसिंग है, उस संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। यानी कि स्टेट लिस्ट का, यानी कि संविधान में 7वीं अनुसूची है, वहाँ पर राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के बारे में बताया गया है। वहाँ पर राज्य सूची है, उसका विषय क्या है, आवास। यानी कि हाउसिंग किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसलिए यह मॉडल अधिनियम केवल एक सुझाव देने वाला ढांचा है, बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बना सकती है, उनको लागू करा सकती है, लेकिन जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर केवल सुझाव दे सकती है जब तक कुछ आवश्यक या विपरीत परिस्थितियां ना हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये बाध्यकारी नहीं होगा, केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का है। किराए के आवास और अनुबंधों को विनियमित करते समय राज्यों को इस अधिनियम का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आपको इस अधिनियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक राज्य के अपने अपने अलग अलग कानून हैं, कोई राज्य किसी समय का कानून फॉलो कर रहा है, कोई राज्य किसी समय का, क्योंकि ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है आवास। 70 साल से अधिक पुराने पूरी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम 1949 के मौजूदा किराएदारी प्रावधानों को प्रस्तावित करता है। यानी कि 70 साल से अधिक पुराना जो कानून है 49 वाला, पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम 1949, उसको ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे बताया गया है और कहाँ यूज होगा ये और क्या मदद करेगा, मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसमें बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 1.1 करोड़ आवास खाली पड़े थे। यानी 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें ये पाया गया था कि हमारे देश में
1.1 करोड़ आवास क्या पड़े थे, खाली पड़े थे। और इन आवासों को किराए पर उपलब्ध करवाकर सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, उसको पूरा करने पर भी फोकस करने के लिए कानून बनाया गया है। यानी इसमें चेंज किया गया है, यानी कि जो 1 करोड़ घर खाली पड़े हैं, 1.25 करोड़ के करीब घर खाली पड़े हैं, सरकार नए घर न बनाकर उन्हीं घरों को किराए पर देकर क्या करेगी, हाउसिंग फॉर ऑल का जो लक्ष्य है 2022 का, उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। इसलिए इस कानून में सुधार भी किए गए हैं। और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे विशेषता बताई गई हैं और बहुत माइनूर छोटी छोटी विशेषता बताई गई, बहुत डिटेल में इसको बताया गया है कि किस पर यह लागू होगा। जैसे यह आवासीय, वाणिज्य एवं शैक्षिक उपयोग के लिए परिसर को कवर करेगा, लेकिन औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं। इसमें होटल, लॉजिंग हाउस, सराय आदि भी शामिल नहीं होंगे। यह आवासीय एवं वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग के लिए, यानी कि रहने के लिए या कॉमर्शियल कोई मैटर है उसके लिए, या जो एजुकेशन मैटर है उसके लिए इस परिसर को कवर किया जाएगा। लेकिन कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग धंधा चलाना है तो उसके लिए ये किराए पर मकान नहीं दिए जाएंगे, या कोई लॉजिंग हो या कोई सराय हो आदि इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कोई लॉज है, कोई सराय है, वो भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। फिर क्या बताया गया है, किराएदारी समझौता, सभी परिसरों को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक लिखित समझौते के बाद ही किराए पर दिया जाएगा। यानी पहले एक एग्रीमेंट होगा किराएदार में और मकान मालिक में, एक एग्रीमेंट होगा, तभी यह घर दिया जाएगा। ये ना वो किराएदार ने घर ले लिया और 2 महीने बाद मकान मालिक क्या कह रहा है, खाली कर दीजिए आप, आपके पास क्या डील है, क्या समझौता है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो हम आपसे क्या कराएंगे, खाली कराएंगे। तो उससे पहले ही क्या करा लिया जाएगा, एग्रीमेंट कराने के बाद ही यह घर किराए पर या ये कमरे किराए पर दिए जाएंगे। किराएदारी अनुबंध की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रस्तावित किराया प्राधिकरण को इस बारे में सूचित किया जाएगा। यानी कि किराएदारी अनुबंध की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रस्तावित किराया प्राधिकरण को, यानी कि जो किराया प्राधिकरण है जो इसको किराए पर दिलवाएगी, तो उसको 2 महीने पहले ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा, ये बताया गया है। यानी कि एग्रीमेंट टाइप का होगा। फिर इसकी अवधि क्या होगी, किराएदारी अधिनियम अवधि के नवीकरण व विस्तार के लिए मकान मालिक से अनुरोध कर सकता है। यानी कि जो अवधि है एक बार में जैसे फिक्स होगा कि 5 साल या 10 साल, उसके लिए मिल जाएगा। अगर आपको बढ़वाना है, कुछ भी करना है, तो आप मकान मालिक से क्या कर सकते हैं, अनुरोध करके उस लिमिट को बढ़वा भी सकते हैं। यदि किराएदार किराएदारी अवधि के अंत में या किसी आदेश द्वारा किराएदारी अवधि को समाप्ति पर परिसर खाली करने में विफल रहता है तो उसे भुगतान करना होगा पहले 2 महीने के लिए मासिक किराए का दोगुना। यानी कि अगर वो विफल रहता है, उस कानून एग्रीमेंट के तहत पालन करने में विफल रहता है, कोई मजबूरी बन जाती है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पहले 2 महीने के लिए मासिक किराए का दोगुना, यानी कि जो मासिक मंथली रेंट देना है उसे, उसका दोगुना पहले 2 महीने पे करना होगा। दूसरा, बाद में जब वो परिसर खाली नहीं करता तब तक मासिक किराए का 4 गुना भुगतान करना होगा। यानी कि अगर एग्रीमेंट में लिमिट ख़त्म होगी तब भी वो रहता है तो उसे इस तरह से पैसे वहाँ पे करने होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, यह आवासीय संपत्तियों के लिए अधिकतम 2 महीने के किराए तक और गैर आवासीय संपत्ति के लिए न्यूनतम 6 महीने के किराए तक सीमित कर दिया गया है। यानी कि 2 महीने कम से कम 2 महीने के किराए तक और 6 महीने के जो कॉमर्शियल जो गैर आवासीय संपत्ति होती है वहाँ पर 6 महीने तक किराए तक के लिए सीमित कर दिया गया है। इतना तो रहना ही रहना है। फिर क्या कहा गया है, मतलब सिक्योरिटी है वो इतने महीने की तो ली जाएगी तुम पैसे। यहाँ पे ये बताया गया सिक्योरिटी 2 महीने का, अगर आप किसी उद्देश्य के लिए रहने के लिए घर ले रहे हैं तो 2 महीने की सिक्योरिटी आपको जमा करनी होगी। और दूसरा, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंशियल संपत्ति को ले रहे हैं तो वहाँ पर जैसे पार्क ले लिया, कोई ज़मीन ले ली, उसको किराए पर ले रहे हैं तो आपको 6 महीने की सिक्योरिटी उसकी डिपॉजिट करनी होगी। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताया गया है, यह किराएदारी समझौते और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में स्थापित किया जाएगा। यानी कि जिस राज्य में होगा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें ये स्थापित किया जाएगा। किराए पर लिए गए स्थान को किसी और को किराए पर देना, यह केवल मकान मालिक की पूर्व सहमति से किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने रेंट पर ले लिया और आप खुद मालिक बन गए उसके और किसी को रेंट पर उठा गए। अगर ऐसा करोगे तो आपको तभी कर सकते हैं जब आप मकान मालिक की परमिशन ले लेंगे। इसके अलावा यदि मकान में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया जाता है तो केवल मकान मालिक के लिखित समझौते से ही किया जाएगा। ये नहीं है कि आप उसके मालिक बने बैठो, उसको किराए पर उठा दो या उसमें फर्नीचर लगवा दो या मतलब कोई बड़ा सी कि हम इस छत को ऐसे उखड़वा देंगे या यहाँ पे सीलिंग फैन की जगह एसी या कुछ भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन चेंज करवाएं जो उसके ढांचे को बदल दे, तो उसमें भी मकान मालिक की लिखित परमिशन की आवश्यकता होगी। और शिकायत निवारण प्रणाली क्या होगी इसके लिए, जो
जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद छिड़ता है, तो उसके लिए शिकायत के लिए क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पे, एक किराएदार से मकान खाली कराने मॉडल अधिनियम एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक विवाद न्याय निर्णयन तंत्र स्थापित करता है। इसके अंतर्गत किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण शामिल है। यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। किराया प्राधिकरण होगा, दूसरा किराया न्यायालय होगा और किराया अधिकरण होगा, जो सबसे नीचे वाले लेवल पर होगा, जो विवादों का त्वरित समाधान करते हैं, साथ ही सिविल कोड से किराएदारी विवादों के बोझ को कम करते हैं। यानी कि वहीं पे जैसे जो कोर्ट होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट टाइप के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, वो क्या करेंगे, इन मामलों को वहीं से वहीं निपटाने की कोशिश करेंगे, सिविल कोर्ट में जाने नहीं देंगे। किराया न्यायालय और किराया अधिकरण द्वारा शिकायत का निवारण 60 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया कि वो 60 दिन के भीतर इस शिकायत को क्या करने की कोशिश करेंगे, 60 दिन के भीतर इस शिकायतों को निपटाने की कोशिश करेंगे। और क्या बताया गया है, राज्य सरकार के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय की नियुक्ति की जाएगी। यानी किराया प्राधिकरण और किराया जो न्यायालय हैं उनके नियुक्ति कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। किसकी परमिशन से, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। राज्य संबंध क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद प्रत्येक जिले में किराया अधिकरण स्थापित कर सकता है। यानी राज्य सरकार उस राज्य के हाईकोर्ट से परमिशन लेने के बाद, परामर्श लेने के बाद उस प्रत्येक जिले में एक किराया अधिकरण स्थापित कर सकती है। मॉडल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों से संबंधित मामलों में किसी भी सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। यानी कि किसी भी सिविल कोर्ट को वहाँ पर इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं होगी। सबसे पहले मामला कहाँ सुना जाएगा, किराया अधिकरण में, फिर किराया अदालत में, फिर किराया प्राधिकरण में। और खाली कराने के वाले में क्या प्रावधान है, यहाँ पे एक किराएदार से मकान खाली कराने के लिए मकान मालिक को किराया प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। यानी वहाँ पे किराया प्राधिकरण में उसे जाना होगा। किराएदार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बेदखल किया जा सकता है, और वहाँ पर कुछ शर्तें भी लिखी जाएंगी कि तुम्हें बेदखल कब किया जाएगा। तय किराया देने से इनकार कर दिया हो, यानी कि जो एग्रीमेंट में जो किराया साइन हुआ था वो देने से किराएदार ने क्या कर दिया हो, इनकार कर दिया हो। 2 महीने से अधिक समय तक किराए का भुगतान न किया गया हो, यानी 2 महीने से अधिक समय हो गया और किराया नहीं दिया गया है, या लिखित सहमति के बिना परिषद के कुछ भाग या पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया हो। यानी लिखित किराएदार या मकान मालिक की सहमति नहीं ली गई और वहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और तुम किसी और को रेंट पर उठाने लग गए, या तुमने पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है, वो संरचनात्मक परिवर्तन है, वो पूरी तरह करा दिया उसमें, तो ज़बरदस्ती मकान मालिक तुमसे क्या कर सकता है, बेदखल कर सकता है, खाली करा सकता है। एक लिखित नोटिस के बाद भी परिसर का दुरुपयोग कर रहा हो, यानी किराएदार क्या कर रहा है, नोटिस आ गया खाली कराने का, तब भी उसका क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे बेदखल किया जा सकता है। अब देखते हैं जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है उससे जुड़े मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रही होंगी, तभी तो ये कानून आया होगा। किराएदारी संबंधित या मकान मालिकों की कुछ समस्या होती हैं। बहुत से, जो एक मूवी आई थी गुलाबो सिताओ, वहाँ पे आपने देखा भी होगा किस तरह मकान मालिक को किराएदार परेशान करते हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है किराएदारों को मकान मालिक परेशान करते हैं। दोनों को एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, दोनों को मतलब कैसे अच्छे से बैलेंस बना के रह सकते हैं, मकान मालिक भी खुश रहे और किराएदार भी खुश रहे, तो ये चीज़ यहाँ पे कोशिश की गई है। तो उनसे संबंधित कुछ चिंताएं भी बताई गई हैं कि चिंता क्या रहती है। विस्तृत विवरण इसमें क्या बताया गया है, इसमें किराया अनुबंध के तहत बारीक विवरणों का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसमें बहुत बारीकी से वो विवरण दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या पहले से ही कानून में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें दीवारों और दरवाज़ों की पुताई करने के लिए मकान मालिक को, वहीं नाली की सफाई, गीजर रिपेयर आदि जैसे कार्यों के लिए किराएदार को उत्तरदायी बनाया गया है। यानी कि दीवारों दरवाजों की पुताई करने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है, तो मकान मालिक ऐसा मकान तो देगा जिसकी दीवार पुती होनी चाहिए और दरवाज़ों पर क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। और वहीं नाली की सफाई, गीजर रिपेयर आदि जैसे कार्य किसके लिए दिए गए, किराएदार जब रहेगा तो वो उसे काम भी करवाने होंगे। ऐसे सूक्ष्म विवरण अनुबंध में शामिल दोनों पक्षों की अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल अनुबंध को परिवर्तित करने की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं। यानी कि ये उत्तरदायित्व तो दिए गए हैं, जिम्मेदारियाँ पहले से दी गई हैं कि अगर आप मकान मालिक को भी कहा गया है कि आप ही अगर किराया मकान उठाओगे तो आपको ये काम करवाने होंगे, और किराएदार को भी कहा गया है कि तुम अगर लोगे तो तुम्हें ये काम अपने आप ही करने होंगे। और एकल संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव, एक चिंता ये बताई गई है कि एकल संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव रहता है। यह अधिनियम एक स्पष्ट संस्थागत फ्रेमवर्क को स्थापित नहीं करता है। यानी कि एक स्पष्ट और संस्थागत फ्रेमवर्क को स्थापित नहीं किया जा रहा है। उसके सॉल्यूशन के लिए जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये चिंता जताई जा रही है
तथा अनौपचारिक किराएदार की अनदेखी करता है। साथ ही इसमें दोहराव या भ्रमित करने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि एमटीए ने मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करने की बजाय एक नई प्रक्रिया और अलग किराया प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान क्यों किया है। यानी कि जो पहली प्रक्रिया चल रही थी उसमें समाधान करने की जगह पर यहाँ जो चेंज करने की जगह उन्होंने एक नई प्रक्रिया बनाई है, वो भी एक यहाँ पे अस्पष्ट है, उससे भी कुछ स्पष्ट क्लियर निकल के नहीं आ रहा है। और क्या बताया गया यहाँ पे, सरकारी नियंत्रण। इस कानून में किराया प्राधिकरण की नियुक्ति और निरीक्षण से संबंधित शक्तियाँ शहरी स्थानीय निकाय की बजाय जिला प्रशासन को दी गई हैं। इस प्रकार यह प्रावधान संविधान के 74वें संशोधन के तहत परिकल्पित शक्तियों के हस्तांतरण का उल्लंघन करता है। यानी कि 74वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, नगर पालिका के बारे में जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके जो शक्तियाँ उनका उल्लंघन हो रहा है और किसको, सरकार को शक्ति देने की, कार्यपालिका को शक्ति देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। यहाँ पे समान पहुँच का अभाव। इसके तहत अनिवार्य रूप से स्थानीय भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना पंजीकरण को सुविधाजनक बना सकता है। हालांकि यह पहले से मौजूद डिजिटल साक्षरता में अंतराल को दूर करने में सक्षम नहीं है और विशेष रूप से यह अनौपचारिक क्षेत्र में किराएदारों को बाजार तक समान पहुंच प्रदान करने में भी असमर्थ है। क्योंकि अगर जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा तो कुछ लोगों तक ही तो वो सीमित हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड मानक भाषा होगी वहाँ पे वो सभी के लिए पहुँच होगी, एक्सेसिबल होगी, लेकिन ये लोकल लैंग्वेज भी कुछ ही लोगों के लिए सीमित होगी। तो ये भी क्या कर रहा है, इस पर लिमिट लगाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। और किराया से संबंधित भेदभाव। इस अधिनियम में किराएदारों को किराए से संबंधित भेदभाव से बचाने में विफल है। क्यों विफल है ये? इस तरह के भेदभाव का अनुभव अक्सर अविवाहित जोड़ों, मांसाहारी लोगों, दमितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और लैंगिक अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। यानी कि वहाँ पे कार्ड दिखाओ, तुम क्यों रहना चाहते हो, क्या पर्पज़ है तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो उनके साथ भेदभाव करने में कारगर होंगी। तो इसलिए वहाँ भी चिंता का विषय बताया जा रहा है। गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति। चूँकि भूमि और शहरी विकास राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए यह कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्योंकि ये भूमि होती है या आवास होता है, वो किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। और स्टेट लिस्ट के लिए राज्य सरकार पर केंद्र सरकार क्या दबाव नहीं बना सकती है। तो ये क्या है, एक निर्देश मात्र बनकर रह जाएंगे। जैसे रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी के मामले में यदि कोई राज्य रेरा के मामले में इसके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का विकल्प चयन करता है तो इससे मॉडल एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर कोई राज्य मना कर देगा हमें आवास नहीं देंगे या हम भूमि नहीं देंगे, तो केंद्र सरकार क्या कर लेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी तो है नहीं, क्योंकि राज्य सूची का विषय है ये। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे इसका महत्व क्या है, मॉडल टेनेंसी एक्ट का क्या महत्व है वर्तमान समय में। इसमें किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करना। यानी कि यहाँ पे किराएदार और मकान मालिक के जो अधिकार हैं उनको जवाबदेह और पारदर्शी करना। यानी दोनों के बीच में मैंने बताया था अभी आपको बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। यानी किराएदार भी खुश रहे और मकान मालिक भी खुश रहे। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या बताया गया है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट का, सभी आय समूहों के लिए एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी किराए के आवास बाजार का निर्माण करना। यानी कि सभी को हाउसिंग फॉर ऑल की सुविधा मिल सके। यानी कोई कम कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है तो उसको उसी हिसाब से घर मिल सके। आवास की बाहरी कमी को दूर करने के लिए एक व्यवसाय मॉडल के रूप में किराए के आवास में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। अगर ऐसा होगा, गवर्नमेंट को नए नए घर क्यों बनाने पड़ेंगे जिसमें 2-3 4 लाख रुपया खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट का। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, प्राइवेट लोग हैं, जो निजी संस्था हैं, वो घर बनाएंगी और वो किराए पर उठाएंगी, तो उनके हाथ में काम आ जाएगा। और सरकार के जो हाउसिंग फॉर ऑल है, सभी के लिए आवास की सुविधा का जो सॉल्यूशन है, सभी को घर प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। उत्तरोत्तर इसे कानूनी बाजार में लाकर किराए के आवास को संस्थागत बनाना। और ऐसे ही धीरे धीरे अगर ये चीज़ें अच्छे से चलने लग गई तो किराए के जो आवास हैं वो मिलने लग जाएंगे और ये संस्था बन जाएंगी इन चीज़ों के लिए। निवेश और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देना, और इसी से इसमें निवेश और उद्यमशीलता, रोजगार भी यहाँ से बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस होने लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें इसके महत्व को बता रही हैं यहाँ पे। और क्या क्या पहले की गई है सरकार के द्वारा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि अफोर्डेबल किफ़ायती घर प्रदान करने के लिए और क्या क्या पहले की गई हैं। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों, गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को शुरू किया है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सब
पॉलिसी के रूप में आरंभ किया गया है। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करना है, यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी कि इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वाले निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह श्रेणियों के लोगों से संबंधित शहरी आवासीय कमी का समाधान करती है। इस योजना का लक्ष्य सभी पात्र शहरी परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना है। किस योजना का? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्लोबल हाउसिंग ट्रैकोलॉजी चैलेंज इंडिया, ग्लोबल हाउसिंग ट्रैकोलॉजी चैलेंज नाम की एक पहल है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की पहल है। इसका उद्देश्य आवास निर्माण के लिए दुनिया भर से नवाचारी भवन निर्माण प्रौद्योगिकी, यानी कि आवास निर्माण के लिए कैसे कैसे नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में भी ये पहल मदद करती है, जानकारी प्रदान करती है। ग्लोबल हाउसिंग ट्रैकोलॉजी चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि संतुलनकारी दृष्टिकोण होना चाहिए, सरकार को एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके लिए किराएदारों के सामाजिक कल्याण और जमींदारों के आर्थिक हितों को संतुलित करने का तरीका अपनाया जाना चाहिए, यानी कि सरकार को और अच्छे से बैलेंस बनाकर रखने की यहाँ पे कोशिश की जानी चाहिए। निजी भागीदारी, बिल्ड टू रेंट, रेंट टू ओन जैसे मॉडल्स के माध्यम से किफ़ायती किराए वाले आवासों के निर्माण में निजी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए, यानी कि जो अभी हमने महत्व में देखा था वही चीज़ यहाँ पे बिल्ड टू रोड, रेंट टू ओन जैसे प्रोग्राम लाकर जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट जमींदार है, प्राइवेट मालिक हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लग जाए, इसकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मॉडल किराएदारी अधिनियम से परे जाकर एक अलग तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा तंत्र जो मकान मालिकों के लिए उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए किराएदारों हेतु सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करा सके, यानी कि ऐसा नहीं हो कि जैसे वहाँ पे कुछ वादा अलग किया गया कि आपको जो मकान मिलेंगे, जो कॉलोनी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, जैसे नोएडा में भी हुआ था, जो ट्विन टावर को अभी ध्वस्त किया गया है कुछ दिन पहले। वहाँ पे क्यों किया गया है? क्योंकि वो जो वादे किए गए थे उसमें किराया देने के, हाउस उठाने के वादे किए गए थे, वो उन वादों के अनुरूप काम नहीं किया गया था। उनको पार्क बनाने का, स्विमिंग पूल बनाने का बताया गया था कि हम ऐसे ऐसे आपके लिए हाउसिंग प्लानिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या कर दी गई? केवल बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। तो यहाँ पे उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित हो, उसके लिए भी एक अलग संस्था बनाई जानी चाहिए कि उनके लिए जवाबदेह कौन होगा बाद में अगर उनके साथ धोखाधड़ी होती है, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और एक रूपता, बाज़ार में एक रूपता लाने और बढ़ते किराए पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के कानूनों को इसके दायरे में लाना चाहिए। और सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भूमि और आवास का प्रावधान राज्य सूची का विषय है, इसलिए सभी हितधारकों यानी किराएदारों, मालिक और राज्य को एक साथ लाने की आवश्यकता है। इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, यानी सभी की सहमति लेकर कानून में प्रावधान करने चाहिए, राज्य सरकार की भी, किराएदारों की भी, मालिकों की भी। तो उससे क्या होगा? हमारी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है, सहकारी संघवाद की जो भावना है, उसको मजबूती मिलेगी, जो कि एक हमारे देश, हमारे अखंड भारत का निर्माण है, हमारे देश की समस्या अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें एक सहायक सिद्ध होगी, उसमें अच्छे से काम कर पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें समय बहुत ज़्यादा लग गया है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।